हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर इसके कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास से संबंधित जो भी पीडीएफ होती है, जो क्लास का टाइम होता है और जो पेपर कटिंग होता है, न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके डॉट क्वेश्चन पूछ के जो भी डॉट होता है उसको आप क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी का और मेंस का दिया जाता है और डेली बेस के आधार पर आप अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करते हैं, एनालाइज करने का अपॉर्चुनिटी प्राप्त करते हैं। तीसरा आपको इसमें एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसमें एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस जो है वो कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी के जीएस के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यह 2 प्रकार का है, एक इसमें प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक है। तो प्लस कोर्स का जो सब्सक्रिप्शन है, इसका जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप 44,550 में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का लेना चाहते हैं तो ये 72,000 का है। यहाँ पर भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी अप्लाई करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे, तब 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप 64,800 में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आप 62,550 में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह सब्सक्रिप्शन 1,07,000 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे, तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 96,300 में आप प्राप्त कर लेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्राप्त क्या क्या होता है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड मिलता है। ये चारों चीजें आपको प्लस कोर्स और आइकॉनिक दोनों में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ ही आप ऑप्शनल पेपर का आप अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है 27,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन आप 24,450 में प्राप्त कर सकते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा एक कॉम्बैट जो है सो प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जो आपके प्रिपरेशन को जज करने के लिए भी है और आपको बहुत सारा प्राइजेज जीतने का इसमें अवसर मिलेगा। इसमें आप इनरोल करें, अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करें, बहुत सारा प्राइजेज जीतने का अपॉर्चुनिटी प्राप्त करें। और यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के जो अब लगभग 6 महीने बाकी रह गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 28 दिसंबर को अनअकैडमी के द्वारा
जीएस के कई सारे बैचेज को लॉन्च किया गया है, तो उसमें आप सब्सक्रिप्शन लेके पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस बैच का जो स्कोप है उसमें प्रीलिम्स सिलेबस कवर कराया जाएगा, टॉप एडुकेटर आपका मार्गदर्शन करेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस मिलेगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डॉट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू का आपका साथ साथ प्रिपरेशन चलते रहेगा। तो आप यूपीएससी के लिए 2021 के 6 मंथ के बैच में, 2020 के 22 के लिए 1 साल के बैच में और 2023 के लिए आप 2 साल के बैच में, किसी भी बैच में अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आप पार्टिसिपेट करके अपनी सफलता को आगे बढ़ा सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ने वाला है, तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है जिसका ये विशेषता है, तो आप जल्द से जल्द ले लें, नहीं तो आपको बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना होगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का जो मुगल साम्राज्य का सीरीज चल रहा है लेक्चर का, उस मुगल साम्राज्य की सीरीज वाले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को इसमें कवर करने जा रहे हैं, उससे पहले टॉपिक को रिलेट करने के लिए अब तक इस टॉपिक में मुगल में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, एक संक्षिप्त जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोगों ने अब तक बाबर को सबसे पहले कवर किया। बाबर के बाद इस टॉपिक में हम लोग हुमायूं को कवर कर चुके हैं। हुमायूं के बाद बीच में एक शेरशाह का शासनकाल, उनका प्रशासन, वो कवर कर चुके हैं। फिर अकबर की जितनी भी पॉलिसियां हैं उस सबको कवर कर चुके हैं। मुगल प्रशासन के हर इस आस्पेक्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं। प्रशासन के बाद हम लोग मुगल की जो दक्कन नीति है इसको कवर कर चुके हैं। इसमें जो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर सभी की नीति के, दक्कन नीति के बाद आप एक शासक के रूप में जो जहांगीर है और जहांगीर प्लस शाहजहां के बारे में भी आप जान चुके हैं, एक शासक के रूप में इसको किस प्रकार की नीति थी, कहाँ कहाँ पर क्या। तो इतना एरिया हम लोग अभी तक क्या किए हैं, कवर कर चुके हैं। आज जो मुगल साम्राज्य वाले टॉपिक में जिस एरिया को हम कवर करने जा रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे मुगलों की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, मुगलों की विदेश नीति। इस मुगलों की विदेश नीति को आप ना केवल मुगल की विदेश नीति समझे, बल्कि यह भारत की विदेश नीति आप समझे, जो मुगलों के समय में थी, भारत की विदेश नीति। और मुगलों की इस विदेश नीति का जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, यानी कि मुगलों के विदेश नीति का जो उद्देश्य था, वो हम लोग देखेंगे उस समय जब अंग्रेज आए, तब उनके समय की विदेश नीति का उद्देश्य और आज के भारत के विदेश नीति का, खासकर उत्तर पश्चिम सीमांत मोर्चे पर कमोबेश उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट हमें एक ही दिखाई देगा। तो इसलिए वर्तमान की विदेश नीति को समझने में भी आपको इससे मदद मिलेगी, खासकर उत्तर पश्चिमी सीमांत के मोर्चे पर। और यह विदेश नीति आपको समझ विकसित करेगी कि किस तरह की पश्चिम और मध्य एशिया की स्थिति बदलती है, तो भारत की स्थिति बदलती है और कैसे कैसे क्या हुआ मध्यकाल में। फिर अंग्रेजों से मैं कोरिलेट करके आपको दिखा दूंगा, प्रेजेंट नीति को कोरिलेट करके दिखा दूंगा। तो इसको एक मुगलों की विदेश नीति को अभी तक आपको निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों के सहारे समझना। और इतिहास इसी का नाम है कि जब इतिहास में क्या चीजें निरंतर रही और क्या चीजें परिवर्तन रही, तो यदि आप उसको समझ लेते हैं और उन परिवर्तनों के कारण को समझ लेते हैं कि जो परिवर्तन हुए उसके पीछे कारण क्या थे, तो फिर आप इतिहास के हो जाते हैं और इतिहास आपका हो जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आपको मुगलों की विदेश नीति के बारे में बताते हैं, कैसे कैसे क्या था, किस तरीके से इनकी विदेश नीति चली थी। तो मुगलों की विदेश नीति को समझने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, मुगलों की विदेश नीति। तो मुगलों की जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुगलों की जो विदेश नीति थी, इसके प्रयोजक तत्व क्या थे, यानी कि किस पृष्ठभूमि में किस तरीके से इनके विदेश नीति का निर्धारण हुआ था, वो हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि इस विदेश नीति में एक अकबर और जो उज्बेक संबंध है उसको देखेंगे। अकबर और उज्बेक शासक का संबंध जो है, अकबर और उज्बेक संबंध, इसको देखेंगे किस तरीके से होता है। अकबर और उज्बेक संबंध के बाद हम लोग देखेंगे कि मुगल ईरान संबंध और कंदहार का प्रश्न, मुगल ईरान संबंध और कंदहार का प्रश्न।
कंदहार का प्रश्न, एक ये सेक्शन होगा इस विदेश नीति में। और टॉपिक से ही आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट में भी इसका रिलेवेंसी है भारत के लिए। और शाहजहां का बल्ख अभियान, शाहजहां का बल्ख अभियान, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शाहजहां का बल्ख अभियान, हर एक का स्पेसिफिक चर्चा होगी। और फिर हम लोग लास्ट में इसका मूल्यांकन करेंगे मुगलों की विदेश नीति का, कि किस हद तक ये लोग सफल रहे और किस हद तक इनको जो है सो विदेश नीति निर्धारण में विफलता भी रही, या किस तरीके से उस पर। तो सबसे पहले मुगलों की विदेश नीति निर्धारण के जो प्रयोजक तत्व और उद्देश्य थे वो एक साथ चर्चा करेंगे। तो कैसे कैसे था उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कुछ इतिहास के पीछे के पन्नों पर जाना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि मुगलों के विदेश नीति के प्रयोजक तत्व, और प्रयोजक तत्व के साथ साथ इसमें हमें क्या देखना है कि क्या इस समय पृष्ठभूमि थी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप पहले भी एक लेक्चर में, जो पहला लेक्चर था मुगल पर, उसमें इस 16वीं शताब्दी में 4 शक्तियों का उदय हुआ था। और 16वीं शताब्दी में जिन 4 शक्तियों का उदय हुआ था उनमें कौन कौन शक्तियां थी और उनका क्षेत्र कहां पर था। तो यदि आप वो ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए मुगलों की विदेश नीति को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तुर्की में एक सत्ता का उदय हुआ था, तुर्की में, जिसको हम लोग कहते हैं उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत कहते हैं, या इनको हम लोग ऑटोमन तुर्क कहते हैं, उस्मानिया सल्तनत का। दूसरा, ईरान में एक राजवंश का उदय हुआ था इसी समय, जिसको हम लोग कहते हैं सफावी साम्राज्य। सफावी शासक कहेंगे यहाँ पर। मध्य एशिया में जिस एक शासक वंश का उदय हुआ था जो मध्य एशिया में, उसको हम लोग कहते हैं उज्बेक शासक। ये उज्बेक शासक का उदय हुआ था। और भारत में जो एक नवीन राजवंश का उदय हुआ था वो मुगल था। तो ये 16वीं 17वीं शताब्दी की सभी समानांतर शक्तियां हैं, और इन्हीं शक्तियों के साथ भारत के संबंध को देखेंगे। तो ये 4 शक्तियां 4 क्षेत्रों में उदय हुई थी। तो सबसे पहला आप ध्यान में रखेंगे दूसरा पॉइंट कि मुगलों के विदेश नीति का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था, साम्राज्य की सुरक्षा। पहला पॉइंट, मुगल साम्राज्य, साम्राज्य की सुरक्षा। और मुगल साम्राज्य का अर्थ उस समय भारत होता था। तो साम्राज्य की सुरक्षा अर्थात भारत की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा और इसे अस्थायित्व प्रदान करना मुगलों की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य था। अस्थायित्व प्रदान करना। आज भी उत्तर पश्चिम, उत्तर सीमांत या पूरे भारत की जो विदेश नीति इर्द गिर्द है वो भारत की सुरक्षा, विकास, इस पर आधारित है। तो पहला इनके विदेश नीति का उद्देश्य ये था। दूसरा, मुगलों ने अपने विदेश नीति को आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ भी जोड़ा। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ, यानी कि विदेश नीति ऐसी जिसमें आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिले, आर्थिक विकास की गतिविधि से जोड़ा। आज भी आप देखिए कि भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है कि आर्थिक विकास से जुड़ी है। कोई भी विदेश नीति होती है बिना इकोनॉमिक इंटरेस्ट के संचालित नहीं होती है। तो आर्थिक गतिविधि से प्रेरित किया। तीसरा जो मुगलों की विदेश नीति का लक्ष्य था वह यह था कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक वैज्ञानिक सीमांत की प्राप्ति करना। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक वैज्ञानिक सीमांत की प्राप्ति करना, एक वैज्ञानिक सीमांत की प्राप्ति करना। और यह जो मुगलों के लिए एक वैज्ञानिक सीमांत था, इसमें 3 एरिया प्रमुख रूप से आता था। एक कंदहार आता था, दूसरा काबुल आता था, यानी कंधार, काबुल, और जो बल्ख का एरिया है ये मुगलों के सीमांत क्षेत्र होते थे। यानी कि यहाँ पर होता था मुगलों का उद्देश्य कि यहाँ से कोई विदेशी शक्ति आगे न बढ़े, इसको सीमांत क्षेत्र में एक वैज्ञानिक नीति के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। तो तीसरा, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक सीमांत नीति, वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करना मुगलों का ये उद्देश्य था। चौथा, जो मुगलों की विदेश नीति निर्धारित होती है तो इस समय क्या है कि जो आपने 4 शक्तियों के बारे में देखा है, तो इन 4 शक्तियों में क्या था कि उज्बेक जो थे मध्य एशिया के शासक, उज्बेक मुगलों के स्वाभाविक शत्रु थे। एक तरीके से मुगलों के स्वाभाविक शत्रु थे।
और उज़्बेक न केवल मुगलों के स्वाभाविक शत्रु थे, बल्कि ये जो उज़्बेक शासक थे, ये ईरान के जो साफ़ावी शासक थे, ईरान के भी ये स्वाभाविक शत्रु थे। क्योंकि उज़्बेक जो थे, हालाँकि उज़्बेक जो थे ये सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। ईरान जो थे ये ईरान का शासक शिया धर्म के मानने वाले थे और मुगल भी सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। तो कई बार उज़्बेकों ने यह कोशिश किया कि सुन्नी धर्म के आधार पर वो दोनों एक-दूसरे से जुड़ जाएँ और ईरान के शाह के खिलाफ आक्रमण करें। लेकिन चूँकि ईरान में शिया मत था और सुन्नी मत उज़्बेक था, तो ईरान और मुगल स्वाभाविक मित्र के रूप में उभर कर आ जाते हैं, स्वाभाविक मित्र के रूप में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उज़्बेक मुगल के स्वाभाविक शत्रु, ईरान के भी स्वाभाविक शत्रु थे, तो कौटिल्य की भाषा में शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कई मोर्चों पर मुगल और ईरान के जो साफ़ावी शासक थे, मुगल और ईरान एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, एक दूसरे के नजदीक। तो इस पृष्ठभूमि में मुगलों को अपनी विदेश नीति संचालित करनी थी। दूसरा क्या था, 5वां पॉइंट याद रखेंगे कि जो ईरान और उज़्बेक था, यानी कि जो सफ़ावी शासक ईरान का था, सफ़ावी और उज़्बेक के बीच न केवल धर्म के मसलों पर संघर्ष चल रहा था, धर्म के मामलों पर कैसे संघर्ष चल रहा था? तो बेसिकली धर्म के मामले में क्या था कि आपने यहाँ पर देखा है कि जो उज़्बेक है वो सुन्नी धर्म को मानते हैं, ईरान का शासक शिया धर्म को मानता है और अभी भी मध्य एशिया में शिया सुन्नी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये आप देखते ही हैं। तो धर्म के मामलों को लेकर सफ़ावी और उज़्बेक के बीच क्या थी? शत्रुता पूरे इनके राजवंशों के समय में शत्रुता रही और दूसरी शत्रुता जो इनके साथ था वो था खुरासान पठार को लेकर। खुरासान पठार को लेकर जो था दोनों वंशों के बीच शत्रुता थी। खुरासान पठार का जो था ये आर्थिक और सामरिक महत्व का था, आर्थिक और सामरिक महत्व का था खुरासान पठार। और इसके कारण क्या था कि उज़्बेक भी चाहते थे कि खुरासान पठार पर उसका कब्जा हो जाए, ईरान के साफ़ावी शासक भी चाहते थे कि उनका इस पर कब्जा हो जाए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इन दोनों का यदि शिया सुन्नी का संघर्ष होगा तो भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज भी यदि शिया सुन्नी संघर्ष कहीं पर होता है तो भारत उससे अछूता। यदि पश्चिम एशिया में कहीं पर होता है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की घटनाएं भारत को जरूर प्रभावित करती है। और मुगल इस चीज को जानते थे कि यदि इन दोनों के बीच खुरासान को लेकर संघर्ष होता है, धर्म के मामलों को लेकर संघर्ष होता है, तो पश्चिमोत्तर सीमांत भारत का प्रभावित हो सकता है और कई बार ऐसा हुआ भी था। 5वां, छठा पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि इस समय जो ईरान का शासक था, तो ईरान और जो तुर्की में उस्मानिया सल्तनत, जो मैंने आपको दिखाया था पिछले पेज पर, तो ईरान और तुर्की के बीच भी संघर्ष की स्थिति थी। और ईरान और तुर्की के बीच संघर्ष की स्थिति थी, तो जाहिर सी बात है कि ईरान उज़्बेक भी संबंध अच्छे नहीं है, ईरान तुर्की भी संबंध अच्छे नहीं है। तो ईरान के शासक की भी यह ख्वाहिश रहती थी कि मुगलों के साथ उसके अच्छे संबंध रहे, मुगलों के साथ उसके अच्छे संबंध रहे, कूटनीतिक तौर पर मुगलों के साथ अच्छे संबंध रहे। और पूरे दौर में हम लोग देखेंगे कि मुगल ईरान संबंध केवल एक मुद्दे को लेकर टकराता है और वह था कंदहार का मामला। तो कंदहार को छोड़कर मुगल और ईरान के शासकों के बीच कोई ऐसा इशू भी नहीं था टकराने का। इसलिए भारत ने भी ईरान के साथ जो मैत्री और कूटनीतिक संबंध मुगल ने बनाए रखने का प्रयास किया और ईरान के शासकों ने भी स्वाभाविक तौर पर किया। हालांकि ईरान के शासकों की तरफ से कई बार विश्वासघात भी किया गया जहांगीर के समय में, लेकिन कुल मिला के कंधार को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य कहीं पर दोनों के बीच टकराने की स्थिति नहीं थी। तो चूंकि ईरान का शासक का ईरान के पश्चिम में ही तुर्की है, तो तुर्की में उस्मानिया सल्तनत उस समय का सर्वाधिक मजबूत सल्तनत था, तो पश्चिम की ओर ये विस्तार नहीं कर सकते थे। इनका भी विस्तार किधर होता है, या तो उज्बेक शासक जो खुरासान का पठार था उधर विस्तार कर सकते थे, या फिर मुगल की ओर आ सकते थे। तो चूंकि उज्बेक के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए ये मुगलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के पक्षधर थे, ये ध्यान में रखेंगे। और सबसे जो है कि जो मैंने पहले ही कहा कि जो यहाँ के उज्बेक शासक थे, 7वां पॉइंट याद रखेंगे कि जो मध्य एशिया के उज्बेक शासक थे, ये जो
एक तरीके से हिंदू कुश के पर्वतीय क्षेत्रों में जो कबीलाई जनजातियां थी, उन जिसमें यूसुफजाई था, अफरीदी था, आपको बताया भी था अकबर के शासनकाल में। इन कबीलाई जनजातियों को ये मुगलों के खिलाफ बार-बार भड़काते रहते थे, ताकि मुगलों के खिलाफ विद्रोह हो और उस विद्रोह के अवसर का लाभ उठाकर वो काबुल पर, बल्ख, बदकशा पर, कंधार पर अधिकार कर ले। यह इसका सोच रहता था, जो इसका उज़्बेक शासक का। तो इसी पृष्ठभूमि में ये जो मध्य एशिया की राजनीति थी, जिसमें ईरान का हित था, उज़्बेक का हित था, ऑटोमन तुर्कों का हित था और मुगलों का भी हित किसी न किसी रूप में स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ था। इन्हीं पृष्ठभूमि में मुगलों को अपनी विदेश नीति निर्धारित करनी थी और विदेश नीति का टारगेट क्या था? तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुगलों की विदेश नीति का मूल लक्ष्य था भारत की सुरक्षा, यानी मुगल साम्राज्य की सुरक्षा, भारत के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। और मुगलों की विदेश नीति की सबसे जो प्रमुख, इन्होंने जितने भी उस समय एशिया की शक्तियां थी, सबके साथ समानता के साथ पेश आए थे, सभी के साथ समानता के साथ पेश आए थे, यानी किसी के अधीनस्थ नहीं। और आज भी भारत की यह विदेश नीति है कि वो चाहता है कि जो उनके पड़ोसी हैं, उनके साथ समानता के साथ पेश आए। बड़े सिंड्रोम का जो फोबिया है किसी के ऊपर, वो भारत कहता है कि उसको मानने की कोई जरूरत है, हम सभी समानता के साथ पेश आते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि ईरान भारत एक दूसरे के नजदीक है और आज भी जो है सो पश्चिम एशिया में आप देखेंगे कि किसी न किसी रूप में भारत ईरान थोड़ा सा क्लोज है। हालांकि चूंकि यूएसए के इंटरफेरेंस के कारण बीच बीच में भारत ईरान संबंधों में तनाव भी आता है, चीन के इंटरफेरेंस के कारण, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि दोनों क्लोज हैं, यहाँ भी क्लोज है, वहां भी क्लोज थे। तो कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, वो आपको यहाँ पर आज समझने में मिलेगा। तो ये तो हो गए आपको एक प्रयोजक तत्व, मुगलों के विदेश नीति के उद्देश्य और किस तरीके से। अब है कि अकबर के समय में जो अकबर उज्बेक संबंध होता है, उज्बेक यानी मध्य एशिया के शासक। सबसे पहले एक हो जाएगा अकबर, पहला जो हेडिंग था उसका आपका अकबर एंड उज्बेक संबंध, अकबर और उज्बेक संबंध। तो अकबर और उज्बेक संबंध में उज्बेक शासक के नेचर को आपने प्रयोजक तत्व से समझ लिया। एग्रेसिव शासक है, धर्म के नाम पर लड़ाना चाहता है, कबीलाई शक्ति को उभारता है, ईरान के खिलाफ भारत को भड़काने का प्रयास करता है, ये उज्बेक शासक के नेचर में है। तो सबसे पहले क्या है कि मुगल अकबर उज्बेक संबंध को समझने के लिए थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1510 ईस्वी में, थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, 1510 ईस्वी में बाबर ने भी समरकंद पर अधिकार किया था। बाबर ने समरकंद पर अधिकार किया था। बाबर ने समरकंद पर अधिकार किया था और चूंकि फिर समरकंद पर अधिकार करने के बाद इसको छोड़ना पड़ा था। क्यों छोड़ना पड़ा था समरकंद? क्योंकि बाबर के समय, उस समय का जो उज्बेक शासक था, उस उज्बेक शासक की विस्तारवादी नीति के कारण, उज्बेक शासक की विस्तारवादी नीति के कारण जो बाबर को है समरकंद छोड़ना पड़ा था। उज्बेक शासक की विस्तारवादी नीति के कारण बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि अकबर के समय में जो उज्बेक शासक है, अकबर के समय में, तो अभी से लेकर ये सभी उज्बेक के कब्जे में ही समरकंद रहता, बाबर से लेकर। लेकिन अकबर के समय में जो उज्बेक शासक है उसका नाम है अब्दुल्ला खां उज्बेक। और ये जो अब्दुल्ला खां उज्बेक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि अब्दुल्ला खां उज्बेक के द्वारा एक विस्तारवादी नीति अपनाई जाती है। इसके द्वारा क्या की जाती है? फिर से एक विस्तारवादी नीति अपनाई जाती है, इसके द्वारा विस्तारवादी नीति। दूसरा ये क्या करता है कि अकबर के सामने, या ये कह सकते हैं जब गुजरात में व्यस्त रहता है अकबर, तो 1572-73 में इस विस्तारवादी नीति के तहत इस उज्बेक शासक के द्वारा बल्ख पर अधिकार कर लिया जाता है। उज्बेक शासक के द्वारा बल्ख पर अधिकार कर लिया जाता है। तीसरा ये क्या काम करता है कि फिर से 1577 में अकबर के पास एक दूत भेजता है और कहता है कि ईरान पर आक्रमण कर उसको आपस में बांट लें। ईरान पर आक्रमण कर
आपस में बांट ले। और ये जो इसने अपना दूत मंडल भेजा था, बेसिकली इसने धर्म की दुहाई देकर भेजा था कि उज़्बेक भी सुन्नी को मानते हैं, मुगल भी सुन्नी को मानते हैं, इसलिए दोनों मिलकर क्या करना चाहिए, ईरान जो शिया को मानते हैं उसको समाप्त कर देना चाहिए और हमें ईरान पर कब्जा करके कर लेना चाहिए। फिर जब अकबर यहाँ पर 1577 में इसकी बात को नहीं मानता है, तो फिर वो क्या करता है कि भारत के खिलाफ अगला क्या करता है कि भारत के खिलाफ यानी मुगलों के खिलाफ जो जनजातीय शक्तियां थी, कबीलाई जनजातीय शक्ति जिसमें अफरीदी, जो खट्टक, यूसुफजाई, इस जनजाति कबीलाई लोगों को भड़काता है भारत के मुगलों के खिलाफ। जनजाति कबीलाई लोगों को मुगलों के खिलाफ भड़काता है कि विद्रोह होगा और इस अवसर का हम लाभ उठा लेंगे। और इसके बाद क्या किया जाता है, इस एग्रेसिव नीति के तहत अपनाते हुए अब्दुल्ला खान उज़्बेक के द्वारा न केवल बल्क पर बल्कि ईरान पर जो प्रस्ताव दिया जाता है, इसके बाद उसके द्वारा क्या किया जाता है कि 1585 में इसके द्वारा बदखसा पर, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा, बदखसा पर भी अधिकार कर लिया जाता है। बदखसा पर भी अधिकार कर लिया जाता है किसके द्वारा, तो अब्दुल्ला खान उज़्बेक के द्वारा। अब जब अब्दुल्ला खान उज़्बेक बदखसा आ जाता है, इसके बाद क्या होता है कि अकबर जो है सो प्रतिक्रिया करना शुरू करता है। और अकबर क्या करता है, तो अकबर के द्वारा किया गया प्रयास, अकबर के द्वारा किया गया प्रयास, अब क्या क्या करता है, उज़्बेक शासक को रोकने के लिए अकबर के द्वारा किया गया कार्य। तो अकबर के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, यह क्या होता है कि दो मोर्चे पर अकबर काम करता है। एक कूटनीतिक मोर्चे पर काम करता है, कूटनीतिक मोर्चा पर काम करता है, और दूसरा ये काम क्या करता है, सैनिक मोर्चे पर भी अकबर के द्वारा काम किया जाना शुरू कर दिया जाता है। सैनिक मोर्चा, दोनों मोर्चा पर ये काम करना शुरू करता है अब्दुल्ला खान उज़्बेक पर दबाव बनाने के लिए। तो कूटनीतिक कार्यों के तहत अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, तो सबसे पहले अकबर की यह सोच थी कि उज़्बेक पर नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि ये जानते थे पहला जो कूटनीतिक सोच है या जो कार्य करता है, उज़्बेक पर नियंत्रण के लिए, उज़्बेक पर नियंत्रण के लिए मजबूत ईरान आवश्यक, मजबूत ईरान यानी साफावी शासक आवश्यक, मजबूत ईरान आवश्यक, ये अकबर का सोच और अवश्य था भी, क्योंकि यदि ईरान खत्म हो जाता तो फिर अब्दुल्ला खान का वो हाथी की तरह विस्तार कर लेता और फिर मुगलों का उससे टकराव होना शुरू हो जाता। मजबूत ईरान आवश्यक, इसलिए ईरान के साथ भी संबंध बनाने पर जोर, इसलिए ईरान के साथ संबंध पर जोर, यानी ताकि ईरान के शासक को भी ये ना लगे कि वह उज़्बेक के साथ जुड़ते जा रहा है। ईरान के शासक के साथ कूटनीतिक संबंध, उज़्बेक शासक के यहाँ भी दूत मंडल भेजता, उज़्बेक के साथ भी कूटनीतिक संबंध बनाए रखता है। उसके जो वो जो दूत मंडल भेजता है, तो अपना भी दूत मंडल भेज देता है। और अकबर के द्वारा जो दूत मंडल भेजा जाता है, तो वो धर्म के दुहाई पर बोला था कि ईरान को जीत लिया जाए, लेकिन अकबर ने बोला कि धर्म और कानून किसी भी राज्य को जीतने का अधिकार नहीं देता। धर्म और कानून किसी भी राज्य पर आक्रमण का अधिकार नहीं देता, और यह कहकर उसने आक्रमण का अधिकार नहीं देता है। और यह कहकर उसने क्या किया था कि अधिकार अधिकार नहीं देता है, नहीं देता है, यह कहकर ईरान पर उसके आक्रमण के प्रस्ताव को इनकार कर देता है, मानने से इनकार कर देता है। ईरान पर जो उसने कहा था कि सम्मिलित रूप से आक्रमण करते हैं, उसको उसने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सैनिक मोर्चे पर और क्या किया जाता है अकबर के द्वारा, तो सबसे पहले अकबर क्या करता है कि अकबर के द्वारा भी जब वो 1585 में बदखसा पर अधिकार करता है, अकबर के द्वारा भी 1585 में काबुल पर अधिकार कर लिया जाता है। काबुल में अराजकता की स्थिति थी मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद, तो काबुल पर अधिकार कर लेता है और इस प्रकार मुगल और उज़्बेक सीमाएं मिलने लगी।
न केवल काबुल पर अधिकार करके रखता है कि बल्कि 1597 तक अकबर लाहौर में ही जमा रहता है, लाहौर में जमा रहता है, लाहौर में रहता है, वहां पर अपनी राजधानी के रूप में इसको विकसित कर लेता है, लाहौर में जमा रहता है। फिर इसका यह भी मानना था कि अकबर का यह भी सोच था कि जब तक उज्बेक प्रत्यक्ष रूप से काबुल या लाहौर पर आक्रमण नहीं करता है, प्रत्यक्ष रूप से काबुल या लाहौर पर आक्रमण नहीं करता है, काबुल या लाहौर पर आक्रमण नहीं करता है, तब तक उज्बेक से टकराना नहीं करता है, तब तक उज्बेक से टकराना नहीं है, तब तक उज्बेक से टकराना नहीं है, ये ऐसा अकबर का सोच था। और फिर उसने सीमावर्ती क्षेत्र में जो उसने कबीलाई जनजातियों को भड़काना शुरू किया था, तो कुछ दिनों तक अकबर के द्वारा अटक में भी डेरा डाला जाता है, पाकिस्तान के अटक में भी डेरा डाला जाता है। और आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अकबर ने इन अफगान जनजाति जो अफरीदी थे, जो खट्टक थे, जो यूसुफजाई कबीले के लोग थे, इनसे निपटने के लिए दो प्रकार की नीति का अमल किया था। एक पुरस्कार की नीति कि जो मान गए उसको धन दौलत दे दिया, और जो नहीं माना उसका उसने दमन कर दिया। और इसी में अकबर के समय में एक रोशनिया संप्रदाय के लोगों का विद्रोह हुआ था, अकबर ने बलपूर्वक रोशनिया संप्रदाय के लोगों का दमन कर दिया था, तो ये ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से जो अकबर ने अब्दुल्ला खां उज्बेक के समक्ष न केवल मुगल साम्राज्य को सुरक्षित रखा, बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी अपना जो है सो ईरान के साथ संबंध बनाए रखा, उज्बेक के साथ संबंध बनाए रखा, मध्य एशिया की शक्ति के संतुलन को बदलने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह काबुल में रहा, लाहौर में रहा, जिस चीज को उस समय दरकार थी, एक सजग शासक के नाते उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान की, और उज्बेक के झांसे में नहीं आए, ये ध्यान में रखने की आपको जरूरत है। आगे जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो मैंने फॉर्मेटिंग किया था कि यदि वो होगा तो एक बार आप उसको देख लीजिए। तो इसमें अगला जो सेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपने प्रयोजक तत्व देख लिया है, अकबर उज्बेक संबंध देख लिया है, अब मुगल ईरान संबंध और कंधार का जो प्रश्न है वो। तो सबसे पहले एक हेडिंग बना लेंगे हम लोग, मुगल ईरान संबंध और कंधार का प्रश्न। मुगल ईरान संबंध, मुगल ईरान संबंध और कंधार का प्रश्न, कंधार का प्रश्न। तो ये जो मुगल ईरान संबंध और कंधार का प्रश्न है, ये पूरे मुगल शासक के दौरान आप देखेंगे किसी न किसी रूप में ये चर्चा में रहता है। तो सबसे पहले भी प्रयोजक तत्व में भी आपको बता चुका हूं कि कंधार ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसको लेकर मुगल और ईरान के शासकों के बीच तनाव बना कभी कभी। तो उसका जो रीजन था क्या था, तो वो था कंधार का सामरिक और आर्थिक महत्व। तो कंधार का क्या था कि उस समय सामरिक और आर्थिक महत्व काफी अधिक था। और भारत के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि जब प्लेन हाईजैक किया गया था, आपको याद होगा बीजेपी सरकार के समय, तो कंधार में ही ले जाकर रखा गया था। तो हमेशा से भारत के लिए कंधार महत्व का रहा है। तो सामरिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से कंधार का क्या क्या महत्व था, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उस समय यह सबसे मजबूत किला था, सबसे क्या था कि सबसे मजबूत किला था। तो पहली इसकी विशेषता सामरिक यह थी कि ये किले का क्षेत्र था और सबसे मजबूत किला था। दूसरा क्या था कि कंधार जो था काबुल की रक्षा के लिए आवश्यक, क्योंकि काबुल मुगल साम्राज्य में था, तो काबुल की सुरक्षा के लिए कंधार का मुगलों के अधीन होना जरूरी था। काबुल की सुरक्षा के लिए कंधार का मुगलों के अधीन होना जरूरी था।
फिर तीसरा इसकी विशेषता क्या थी कि ये अफगानिस्तान के काबुल और काबुल से हेरात जाने वाले राजमार्ग पर अवस्थित था। हेरात जाने वाले सड़क मार्ग पर अवस्थित था। हेरात जाने वाले सड़क मार्ग पर अवस्थित था, सड़क मार्ग पर अवस्थित था। तो इसका जो ये व्यापारिक महत्व था वह भी काफी महत्व था। फिर यह यहाँ पर कंधार पर कब्जा करके पूरे अफगानिस्तान पर नजर रखा जा सकता था। कंधार पर कब्जा करके पूरे अफगानिस्तान पर नजर रखा जा सकता था। और जब आप अफगानिस्तान पर नजर रखा जा सकता था, और जाहिर सी बात है कि जब आप पूरा अफगानिस्तान पर नजर रखेंगे तो फिर आप मध्य एशिया के स्थिति का व्यापक लाभ उठा पाएंगे। और आज भी आप देख रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में पहुंच से भारत मध्य एशिया में जा सकता है, पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख सकता है, और पूरे मिडिल ईस्ट में अफगानिस्तान की जो स्थिति है ना वो सेंट्रल स्थिति है। तो यदि आप सेंट्रल वाले क्षेत्रों में आपकी पहुंच है तो ये आपको सामरिक आर्थिक लाभ दे जाएगा, और प्रेजेंट की स्थिति से आप उसको पास्ट के कंडीशन को समझ सकते हैं। तो पूरे अफगानिस्तान पर नजर रखा जा सकता था। कंधार पर अधिकार करके यहाँ पर क्या था कि जो कबीलाई जनजातियां थी उन पर भी नजर, जो यूसुफजाई, अफरीदी, खट्टक सभी हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, दर्रों के आसपास। तो कबीलाई जनजाति जो लुटेरे थे, आक्रामक थे, जनजाति पर नजर रखने के लिए भी मुगलों का कंधार पर नियंत्रण होना जरूरी था। फिर सातवां पॉइंट क्या था कि जो कंधार का प्रदेश है ये उपजाऊ प्रदेश भी, कुल मिलाकर मध्य एशिया सेंट्रल एशिया में जो क्षेत्र है तो यह एक उपजाऊ प्रदेश भी था। और सातवां के बाद जो आठवां इसका महत्व था वो भी आर्थिक था, कि कंधार से जो मार्ग आता था वो एक मार्ग व्यापारिक मार्ग मुल्तान आता था। मुल्तान से जो है सो सड़क मार्ग के द्वारा ये सिंधु नदी तक आ जाता था, नदी मार्ग सिंधु नदी, और सिंधु नदी के द्वारा फिर ये मार्ग जो है सो नदी के मुहाने से अरब सागर तक पहुंच जाता था। यानी कि कंधार का संपर्क नदी मार्ग, सड़क मार्ग और मुल्तान से फिर कंधार तक जाता था। यानी इस तरीके से समुद्र और स्थल मार्ग के जो तरीके से ज्वाइंट का एरिया होता है वो कंधार था। तो कंधार क्या था कि सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। मुगलों के लिए ये 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। आज भी भारत के लिए अफगानिस्तान बड़े मायने रखता है, अंग्रेजों के समय में भी बड़े मायने रखता था, वो मैं आपको बताऊंगा जब पूरा आप इसको समझ लेंगे तो उस पर। तो ऐसी स्थिति में ना तो मुगल कंधार को छोड़ना चाहते थे, और कंधार की ये जो सामरिक और आर्थिक स्थिति थी इसके कारण ईरान के शासक का भी इस पर ध्यान था, क्योंकि ईरान का शासक पश्चिम की ओर, देखिए ईरान के शासक के साथ क्या था कि ये पश्चिम की ओर नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ पर उस्मानिया है, उत्तर की ओर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर मजबूत उज्बेक है। तो इनका जब भी विस्तार होगा पूर्व की ओर, और इसलिए इनका नजर कंधार पर रहता था जो सामरिक आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व का था। तो इसी पृष्ठभूमि में मुगल ईरान कंधार संबंधों को समझना है। और जब कंधार का इतिहास की शुरुआत होती है तो कहाँ से कैसे कैसे होती है आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है पहला पॉइंट कि 1522 ईस्वी में बाबर ने भी कंधार पर अधिकार किया था। बाबर ने कंधार पर अधिकार किया था, यानी कि तैमूरी शासकों के अधीन ये पहले भी रहा था, कंधार पर अधिकार किया था। और बाबर के बाद क्या होता है कि कुछ समय के लिए ये फिर से उनके कब्जे में चला जाता है। दूसरा आप देखेंगे कि फिर से हुमायूं के द्वारा भी इस पर अधिकार किया जाता है। हुमायूं के द्वारा कामरान के विरुद्ध कामरान के विरुद्ध इस पर अधिकार करता है, और कामरान के विरुद्ध इस पर अधिकार करता है तो उसमें हुमायूं का सहयोग ईरान के शासक ने ही किया था। ईरान के शासक ने ही किया था सहयोग, क्योंकि हुमायूं जो 10 वर्षों का 15 वर्षों का एक तरीके से आप कहेंगे भटकता हुआ जीवन व्यतीत किया था, वो ईरान के शासक के दरबार में ही, शाह तहमास्प के दरबार में, और ईरान के शासक के सहयोग से ही उन्होंने फिर से कांधार पर कब्जा किया, और उसके बाद कामरान को उसने पराजित किया था। लेकिन
तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि हुमायूं की मृत्यु के बाद जो एक अराजक स्थिति उत्पन्न होती है, हुमायूं की मृत्यु के बाद अराजक स्थिति में, हुमायूं की मृत्यु के बाद अराजक स्थिति में ईरान के शासक द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ईरान के शासक द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, शासक द्वारा कब्जा। क्योंकि अकबर उस समय उत्तर भारत में रहता है, कई सारे उसके जीवन के प्रारंभिक समय में विद्रोह होते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में व्यस्त है। तो इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य का लाभ उठा के ईरान के शासक के द्वारा क्या किया जाता है, कांधार पर अधिकार कर लिया जाता है। लेकिन चौथा पॉइंट क्या होता है कि 1595 में ईरान की कमजोर स्थिति और अब्दुल्ला खां उज़्बेक की आक्रामक स्थिति को देखते हुए अकबर के द्वारा फिर से क्या किया जाता है, कांधार पर अधिकार कर लिया जाता है। अकबर के द्वारा कंदहार पर अधिकार कर लिया जाता है, कंदहार पर अधिकार फिर से यहाँ पर मुगलों के अधीन ये आ जाता है, अकबर के द्वारा यहाँ पर अधिकार कर लिया जाता है। ये ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। और यहाँ से काफी लंबे समय तक जो है अकबर के अधीन रहता है। लेकिन अकबर जब दक्षिण अभियानों में व्यस्त होता है, अकबर जब दक्षिण अभियानों में व्यस्त होता है तो फिर से क्या होता है कि ये ईरान के शासक के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया जाता है। आगे चलकर क्या होता है कि जहांगीर के समय में, आगे चलकर क्या होता है कि जहांगीर के समय में ईरान और जहांगीर के समय में संबंध अच्छे होते हैं। जहांगीर के समय में दोनों देशों के बीच, यानी कि ईरान और मुगलों के बीच दूतों का आदान प्रदान होता है, दूतों का आदान प्रदान भी होता है, अच्छे संबंध होते हैं, दूतों का आदान प्रदान होता है। और मुगल दरबार के जो चित्रकार हैं, मुगल दरबार के चित्रकार ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए जाते हैं, चित्रकार ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए जाते हैं। ये आप देखिए, ईरान के शाह का चित्र बनाने के लिए जाता है मुगल दरबार का चित्रकार, जहांगीर का चित्रकार। तीसरा देखेंगे कि एक चित्र ऐसा बनाया गया है जिसमें ईरान का शाह और जहांगीर एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। ईरान का शाह और जहांगीर दूसरे को एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। और उनके पैरों के नीचे, और उनके पैरों के नीचे ग्लोब है, पूरी पृथ्वी है, उनके पैरों के नीचे ग्लोब है। तो इतना दोस्ताना संबंध था। लेकिन इस दोस्ताना संबंध में प्रतिघात करने का काम किया जाता है ईरान के शाह के शासक के द्वारा। अचानक ईरान के शाह के शासक के द्वारा 1622 ईस्वी में कांधार पर फिर से अधिकार कर लिया जाता है। और ये जो कांधार पर अधिकार कर लिया जाता है ईरान के शासक के द्वारा, तो ये इतनी से तेजी से ये करता है कि जब तक जहांगीर संभलता संभलता, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि जिस शासक के साथ उसके इतने मैत्री संबंध है वहां से इस तरीके का व्यवहार होगा। तो जब तक जहांगीर संभलता संभलता, तब तक क्या हुआ कि उसने कांधार पर अधिकार कर लिया। और कांधार इस समय मुगलों के हाथ से निकल गया, क्योंकि आपने इसमें पीछे देखा भी इसके लेक्चर में कि हालांकि जहांगीर ने खुर्रम को कांधार जाने के लिए आदेश भी दिया, लेकिन खुर्रम क्यों नहीं गया ये भी लेक्चर में पता है, आपको बताया था। क्योंकि खुर्रम के मन में बादशाह बनने की थी, उसको लगता था कि यदि वो कांधार अभियान पर जाएगा तो लंबा खींचेगा और लंबे समय तक यदि वो दरबार से अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ साजिश की जा सकती है। और इसलिए वो कांधार जाने से इनकार कर देता है और मुगलों के हाथ से 1622 में एक बार फिर से कांधार जहांगीर के समय में निकल जाता है। ये आप ध्यान से रखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जहांगीर के बाद जब शाहजहां शासक बनता है तो शाहजहां के समय में कांधार पर फिर से अधिकार करने का मुगलों के द्वारा प्रयास किया जाता है। शाहजहां के समय, तो शाहजहां के समय में क्या किया जाता है कि कांधार की स्थिति को देखते हुए फिर से मुगलों के द्वारा इस पर अधिकार करने का प्रयास किया जाता है। और मुगल
शाहजहां के द्वारा औरंगजेब के नेतृत्व में शाहजहां के द्वारा औरंगजेब के नेतृत्व में दो अभियान भेजा जाता है, नेतृत्व में दो मुगल अभियान भेजा जाता है कांधार पर अधिकार करने के लिए। और औरंगजेब के बाद जब इसको असफलता हाथ लगती है तो एक और अभियान भेजा जाता है 1653 में दारा के नेतृत्व में। 1653 में दारा के नेतृत्व में एक और अभियान भेजा जाता है, दारा के नेतृत्व में एक और अभियान भेजा जाता है। लेकिन शाहजहां के समय में कुल प्रयास के बावजूद भी क्या होता है कि चाहे औरंगजेब के दो अभियान हो, चाहे शाहजहां के दारा के नेतृत्व में अभियान हो, कुल मिलाकर यही होता है कि कांधार मुगलों के हाथ से निकल जाता है, कांधार मुगलों के हाथ से निकल जाता है, मुगलों के हाथ से निकल जाता है, निकल गया। अब प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि यदि कांधार इतने महत्व का था अकबर के समय में, हुमायूं के समय में, बाबर के समय में, तो फिर आखिर मुगलों ने कांधार को जाने क्यों दिया, या कांधार में मुगलों की असफलता क्यों हाथ लगी? तो सबसे पहले दो तरीके से देखेंगे। एक, मुगलों ने कांधार को जाने क्यों दिया, मुगलों ने कंधार को जाने क्यों दिया। एक तो ये बनता है इसका प्रश्न, जाने क्यों दिया, जब इतना आर्थिक सामरिक महत्व का था तो जाने क्यों दिया। और दूसरा, कांधार के मामले में मुगलों की असफलता का कारण क्या था, और सफलता का कारण ये खोज पड़ताल करने की बात है। तो सबसे पहले क्या था कि कांधार का जो एरिया था यहाँ पर यह असफलता एक तरीके से मुगल तोपखाना की थी, क्योंकि मुगल का जो तोपखाना था वह एक भारी भरकम तोपखाना था। और मुगल तोपखाना जो था वो एक भारी भरकम तोपखाना था, बहुत ही भारी भरकम। और भारी भरकम तोपखाना ऐसे प्रतिकूल पर्वतीय प्रदेशों में काम आते नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, शाहजहां के समय में जो कांधार था, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि कांधार के साथ मुगलों का भावनात्मक लगाव था, कांधार के साथ मुगलों का भावनात्मक लगाव था, न कि यथार्थ पर लगाव था, न कि यथार्थ पर आधारित था। यदि ये यथार्थ पर आधारित रहता तब तो इसको मुगल फिर से प्राप्त, भावनात्मक लगाव करते ये कि कभी इस पर बाबर शासन किया था, कभी ये अकबर के कब्जे में था, कभी ये शाहजहां के कब्जे में था, इसीलिए आप चाहते हैं कि आप उसको प्राप्त कर लें। लेकिन यदि प्रैग्मेटिक अप्रोच के दृष्टिकोण से देखें, यथार्थवादी दृष्टिकोण से, कि समय के साथ कांधार का महत्व कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये ज्यादा मायने रखता है। भावनात्मक लगाव का इंटरनेशनल रिलेशन में कोई स्थान नहीं होता है। इंटरनेशनल रिलेशन जब भी होता है वो प्रेगमेटिक अप्रोच पर होता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण से होता है। तो मुगलों का इससे कोई ये नहीं था। फिर तीसरा क्या था कि एक मुगल सेनापति जो बार बार बदला जा रहा था, तो मुगल सेनापति के बीच जो मनमुटाव था, जो मन मुटाव या मतभेद आप कहेंगे, जो मतभेद था, ये भी कांधार के मुगलों से जाने का कारण बना था। तो ये तो हो गया कि मुगल के हाथ से जाने का। लेकिन आखिर है, इस सबके बावजूद मुगलों ने कंधार को जाने क्यों दिया, फिर से क्यों नहीं प्रयास किया गया? तो इसका जो मेन रीजन है, क्योंकि कांधार का महत्व बना हुआ था किसके कारण? उज्बेक और ईरान के शासक के कारण। तो औरंगजेब के समय तक आते आते क्या होता है, कांधार के इशू के संदर्भ में औरंगजेब के समय, तो औरंगजेब के समय क्या होता है, पहला पॉइंट तो यही याद रखेंगे कि औरंगजेब के समय ईरान का जो शासक था, ईरान का शासक, दो पॉइंट के संदर्भ में, ईरान का शासक और उज्बेक जो शासक थे, उज्बेक शासक कमजोर पड़ते जा रहे थे। कुछ समय के लिए उज्बेक शासक कमजोर पड़ गए थे, कमजोर पड़ गए थे। तो जाहिर सी बात है कि मुगलों को लगा कि अब उधर से कोई अभियान काबुल पर होना नहीं है, तो फिर उन्होंने कंधार पर उतना ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और दूसरा, औरंगजेब को यह भी लगा कि कांधार को लेकर चलने वाले लंबे संघर्ष को जारी रखना वो उचित नहीं समझता था।
औरंगजेब कांधार को लेकर चलने वाले, क्योंकि लंबा होता है इसमें तो कोई डाउट नहीं था, चलने वाले लंबे संघर्ष को जारी रखना नहीं चाहता था, लंबे संघर्ष को जारी रखना नहीं चाहता था, जारी रखना नहीं चाहता था। तो इस संघर्ष के स्थान पर औरंगजेब ने क्या किया, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। औरंगजेब ने कूटनीतिक ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध यानी दूतों का आदान प्रदान, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने पर जोर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि औरंगजेब के समय में ही एक और ईरानी शासक है, खासकर 1668 ईस्वी के बाद, 1668 ईस्वी के बाद शाह अब्बास द्वितीय आता है ईरान में। शाह अब्बास द्वितीय आता है कहां पर, ईरान में। तो शाह अब्बास द्वितीय जो ईरान में आता है, इसके द्वारा जो है विस्तारवादी नीति अपनाई जाती है, ठीक ना। और जब इसके द्वारा विस्तारवादी नीति अपनाई जाती है एक तरीके से, तो इसका काउंटर करने के लिए, इसके विस्तारवादी नीति का काउंटर करने के लिए औरंगजेब के द्वारा भी क्या किया जाता है, एक तो वो कूटनीतिक मोर्चे पर काम कर ही रहा था, औरंगजेब के द्वारा पंजाब और काबुल क्षेत्र में मुगल गतिविधि बढ़ा दी जाती है। पंजाब और काबुल क्षेत्र में, पंजाब और काबुल इन दो क्षेत्रों में जहां से इनके आक्रमण की संभावना बनती थी ईरान के शासक की, क्योंकि ये कंधार पर तो कब्जा कर ही चुके थे, तो काबुल और पंजाब के वो मुगलों पर आक्रमण कर सकते थे। तो पंजाब और काबुल के क्षेत्र में औरंगजेब ने मुगल गतिविधि को बढ़ा दिया, यानी कि वहां पर मुगल कुमुक को बढ़ा दिया, सेना को बढ़ा दिया। और इससे पहले कि दोनों में कुछ टकराव होता, कुछ होता, कुछ ही दिनों के बाद क्या हो जाते है कि शाह अब्बास द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और जब शाह अब्बास द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो आने वाले लगभग 60 वर्षों तक, आने वाले लगभग 60 वर्षों तक ईरान के तरफ से भारत पर कोई आक्रमण का चिंता नहीं रहा। यह आक्रमण फिर कब होता है, लगभग 60 वर्षों के बाद वह होता है नादिर शाह के रूप में, नादिर शाह के रूप में होता है। तो वहां से आपको सीधे यहाँ आ जाना है कि नादिर शाह के रूप में होता है। लेकिन जब शाह अब्बास द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है सो कोई 50-60 वर्ष तक ईरान के साथ मुगलों का टकराव नहीं, कोई उधर से भी अभियान की संभावना नहीं, इधर से भी मुगल तो चाहते ही नहीं थे। लेकिन 60 वर्ष 50 वर्ष के बाद फिर से नादिर शाह का आक्रमण होता है और वो दिल्ली तक चढ़ के आ जाता है। तो इस तरीके से कांधार को लेकर जब प्रयोजक तत्व में बताया था, तो उस समय भी आपको बताया था कि मुगल और ईरान के यहीं पर संबंध टकराते थे। और आपने देखा है कि बाबर से शुरुआत हुई, कैसे हुमायूं के कब्जे में आया, फिर कैसे कंधार ईरान के कब्जे में गया, फिर कैसे अकबर के द्वारा 95 में जीता जाता है उज्बेक पर दबाव बनाने के लिए, और अकबर 97 तक लाहौर में ही रहता है जब तक कि अब्दुल्ला खां उज्बेक की मृत्यु नहीं हो जाती है। तो फिर उसके बाद कैसे परिस्थिति चेंज होती है, फिर कैसे वो ईरान के हाथ में जाता है, फिर कैसे जहांगीर और ईरान के समय संबंध काफी अच्छे, और उस अच्छे संबंध में कैसे ईरान के शासक के द्वारा प्रतिघात किया जाता है, फिर शाहजहां के द्वारा अंतिम बार उसे पाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी मुगलों को उसमें सफलता नहीं लगती है। उसमें मैंने 2 प्रश्न किए थे कि आखिर क्यों, और दूसरा कि आखिर क्यों जाने दिया, क्यों नहीं फिर से अभियान किया। तो कंधार का महत्व धीरे धीरे क्या था कि उज्बेक और ईरान के शासक का महत्व, टकराव कम हो रहा था, तो उस दृष्टिकोण से कंधार का महत्व कम हो रहा था। लेकिन जब फिर से ईरान के शासक शाह अब्बास द्वितीय के द्वारा आने के बाद एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, तो औरंगजेब ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी काम किया और पंजाब में और काबुल के क्षेत्र में मुगल कुमक को बढ़ा दिया। और उससे पहले कि दोनों शासक में, दोनों राजघरानों में कुछ टकराव होता है, शाह अब्बास द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों तक कोई आक्रमण नहीं होता है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो मुगल और विदेश नीति का जो अंतिम पड़ाव है, वो है शाहजहां का बल्ख अभियान। तो सबसे एक हेडिंग बनाएंगे विदेश नीति का शाहजहां का
शाहजहां का बल्ख अभियान। शाहजहां का बल्ख अभियान। तो शाहजहां का जो बल्ख अभियान होता है ये मुगलों की विदेश नीति का सबसे एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, एग्रेसिव नीति का भी। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेटिंग बना लीजिए कि बल्क अभियान जो करता है इसका कारण क्या था। पहला, आखिर देखेंगे कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा। दूसरा, कारण के साथ साथ इस अभियान का उद्देश्य क्या था वो हम लोग देखेंगे। तीसरा, इस अभियान में जो प्रमुख प्रमुख घटनाक्रम है वह घटनाक्रम कैसे चलता है वो हम लोग देखेंगे। प्रमुख घटनाक्रम देखेंगे कि कैसे चलता है। फिर बल्क अभियान में मुगलों की असफलता का या सफलता का मूल्यांकन करेंगे कि कैसे होता है। सफलता और असफलता का मूल्यांकन करेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो शाहजहां का बल्क अभियान होता है, तो बल्क उस समय आप समझ लीजिए उज्बेक शासक का दिन होता है। ये बल्क बदखशा हिंदू सभ्यता में भी आप पढ़े होंगे, अफगानिस्तान के बिल्कुल छोर पर होता था, पश्चिमी छोर पर। तो पहला इसका कारण क्या था कि शाहजहां काबुल को उज्बेक हमले से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ चाहता था कि बल्क का अभियान हो। काबुल को उज्बेक हमले से सुरक्षित रखने के लिए, काबुल को उज्बेक हमले से सुरक्षित रखने के लिए, हमले से सुरक्षित रखने के लिए पहला शाहजहां का उद्देश्य यही था कि यदि काबुल को उज्बेक से सुरक्षित रखना है तो उससे आगे वाला जो एरिया है, बल्क है, वहां पर कुछ गतिविधि होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि यदि आप अपने पड़ोसी घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको विदेश नीति करनी होगी पड़ोसी घर के आगे वाले घर पर की, वहां पर कोई आक्रमण न करे, वहां पर कोई ऐसा मित्र शासक हो, तभी आप अपने पड़ोसी की सुरक्षा कर पाएंगे और अपने घर की सुरक्षा कर पाएंगे। नहीं तो यदि पड़ोस के पास किसी को आने देंगे तो आपके घर के ऊपर तो दबाव आ ही जाएगा। तो काबुल को उज्बेक हमले से सुरक्षित रखना। दूसरा इसका उद्देश्य यह भी था कि कंदहार पर जो कंदहार पर कंदहार पर नियंत्रण रखना। चूंकि वो चाहता था, आपने देखा भी है, उसने कोशिश भी किया था कि कंदहार फिर से मुगलों के कब्जे में आ जाए, हालांकि आया नहीं, लेकिन कंदहार पर नियंत्रण करने के लिए बल्क अभियान करना वो चाहता था। और तीसरा कि इस क्षेत्र में बसे जो कबीलाई लोग थे, जो पर्वतीय दर्रे अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतीय क्षेत्र में जो कबीलाई लोग थे, जिनको यूसुफजाई, अफरीदी, खट्टक, गिजलाई कबीले के लोग थे, इन लोगों को उज्बेक भड़काते रहते थे। तो कबीलाई लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए भी शाहजहां चाहता था कि यहाँ पर मुगल कुमुक रख दी जाएगी यदि बल्क पर अधिकार हो जाएगा, और इन कबीलाई लोगों पर प्रभावकारी नियंत्रण रखना आसान हो जाएगा। इन तीन उद्देश्य से शाहजहां कारणों से बल्क का अभियान करना चाहता था। बल्क में वो क्या चाहता था, तो बल्क अभियान का जो ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहला उद्देश्य यही था कि बल्क कर अभियान करके उज्बेक पर समझौता वार्ता के लिए दबाव बनाना। उज्बेक पर समझौता वार्ता के लिए दबाव बनाना, समझौता वार्ता के लिए दबाव बनाना, ये यहाँ पर मूल उद्देश्य है। वार्ता के लिए दबाव बनाना, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उज्बेक शासक की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी उसको कमजोर करके उसको समझौते वार्ते की नीति पर ले आना एक यहाँ पर उद्देश्य था बल्क अभियान का। और दूसरा जो सबसे प्रमुख था कि वह चाहता था कि यहाँ ऐसा शासक रहे, यहाँ ऐसा शासक रहे, यहाँ ऐसा शासक रहे जो मुगलों के मित्र हों, मुगलों के मित्र हों, मित्र हो, और मुगलों के मित्र तो हो ही, साथ ही सहायता के लिए मुगल पर आश्रित रहें, साथ ही सहायता के लिए मुगल पर आश्रित रहें, मुगल पर आश्रित रहें। ये दो शाहजहां का बल्क अभियान का मूल उद्देश्य था। और इसको आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान था अंग्रेजों के समय में भी बड़ा ही वाइटल रोल प्ले किया था। अफगानिस्तान जो था, आप उसको यदि भारत के मानचित्र पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इतिहास अपने आप को दोहराता है और कैसे कूटनीतिक भी अपने आप को दोहराती है, किस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये अफगानिस्तान जो अपना जम्मू कश्मीर का इलाका हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये भारत का एरिया हो जाएगा।
ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, ये अफगानिस्तान। इसी में इस छोर पर यहाँ पर बदखसा था, यहाँ पर काबुल था, यहाँ पर कांधार था, सभी हिंदूकुश के पार थे। तो यहाँ पर अफगानिस्तान। तो आधुनिक भारत में आप देखेंगे कि भारत जो ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा थी अफगानिस्तान तक, यहाँ तक जाती थी, बिल्कुल यहाँ तक थी। और उस समय रूसी एम्पायर की सीमा जो होती थी वो अफगानिस्तान तक आती थी। यहाँ पर रूसी एम्पायर, चूंकि उस समय रूस भी विस्तारवादी नीति पर था, तो रूसी एम्पायर की सीमा यहाँ पर। तो ब्रिटिश शासक की भी उम्मीद कोशिश होती थी कि अफगानिस्तान या तो भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, या तो उसकी कोशिश होती थी कि अफगानिस्तान पर हमारा नियंत्रण हो जाए, और यदि अफगानिस्तान पर नियंत्रण ना हो तो कम से कम यहाँ पर कोई ऐसा शासक हो जो अंग्रेजों का मित्र शासक हो और सहायता याचना के लिए वो अंग्रेजों पर निर्भर हो, बिल्कुल मुगलों की तरह, शाहजहां की तरह। और आपने देखा होगा कि पहले अंग्रेजों ने इस अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और इसके तहत 3 एंग्लो अफगान वार हुए थे। जब तीनों एंग्लो अफगान वार में अंग्रेज को मुंह की खानी पड़ी थी, तब वो समझौते वार्ते पर आ गए थे। और बाद में उनकी पॉलिसी हो गई कि अफगानिस्तान में एक ऐसा शासक होना चाहिए जो यदि अंग्रेजों के प्रभाव को स्वीकार ना करे तो रूसी प्रभाव को न स्वीकार करे, या एक बफर स्टेट के रूप में, यानी हमारा मित्र शासक रहे, हमारी थोड़ी बहुत पहुंच रहे यहाँ पर। ये अंग्रेजों की नीति थी, यही यहाँ पर शाहजहां की। आज भारत की भी यही स्थिति है। प्रेजेंट टाइम में भी आप अफगानिस्तान में देखेंगे तो भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में ऐसा शासक हो, ऐसी परिस्थितियां हो जो भारत के नजदीक हो, भारत की बातों को सुने, भारत के साथ नजदीक से उसका संबंध हो। और बिल्कुल ये इतिहास के बिल्कुल कंटिन्यूटी को आप देख सकते हैं। शाहजहां की पॉलिसी को आप देखिए, जो उद्देश्य था अंग्रेजों के उद्देश्य को मैंने आपको बताया वो देखिए, और प्रेजेंट भारतीय सरकार को देखिए कि अफगानिस्तान में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि वहां पर सामाजिक आर्थिक विकास होगा, तालिबान कमजोर होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा तो भारत के लिए बेहतर होगा। क्योंकि वहां पर यदि आतंकवादी घटनाएं बढ़ती है, आतंकवादियों की पकड़ मजबूत होती है, तो भारत पर फिर से जो कांधार अब जो विमान हाईजैक हुआ था, जो आतंकवादी हमले होते हैं वो बढ़ सकते हैं। इसलिए भारत चाहता है कि बिल्कुल यहाँ पर उसी तरीके का शासक हो जो भारत का मित्र शासक हो। ये भारत की कोशिश होती है, हमारा यहाँ पर पहुंच बने रहे, ये भारत की कोशिश होती है। यही अभियान यही था अंग्रेजों के समय में भी, और यही शाहजहां का भी उद्देश्य था। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो इसमें प्रमुख घटनाक्रम होता है, कैसे कैसे चलता है और क्या होता है, तो आप ध्यान से देखेंगे प्रमुख घटनाक्रम। तो एक हेडिंग बना लेंगे प्रमुख घटनाक्रम। प्रमुख घटनाक्रम। तो प्रमुख घटनाक्रम जो है कैसे चलता है, इसको दो तरीके से सोचना है, दो तरीके से। कि एक, इस अभियान में शाहजहां द्वारा क्या इनिशिएटिव लाया जाता है, शाहजहां के कार्य, यानी शाहजहां क्या कार्य करता है, बल्ख अभियान में क्या प्रयास करता है, और तात्कालीन जो वहां की परिस्थिति थी वो क्या थी। तात्कालीन परिस्थिति ही जो थी वह शाहजहां को बल्ख मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर देता है। तो यहाँ जो बल्ख का एरिया था और यहाँ पर जो शासक था, तो इस समय यहाँ पर नजर मोहम्मद शासक था। नजर मोहम्मद शासक था, और नजर मोहम्मद के साथ साथ उसका बेटा था अब्दुल्ला अजीज। उसका बेटा अब्दुल्ला अजीज जो था, दोनों मिलकर यहाँ पर शासन कर रहा था। शासक के तौर पर नजर मोहम्मद, लेकिन उसका बेटा अब्दुल्ला अजीज भी इसमें शामिल था। कुछ समय के बाद क्या होता है कि अब्दुल्ला अजीज नजर मोहम्मद के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह कर देता है। नजर मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर देता है, और विद्रोह कर देने के बाद अब्दुल्ला अजीज के द्वारा क्या किया जाता है, अब्दुल्ला अजीज के द्वारा नजर मोहम्मद के द्वारा क्या किया जाता है, विवाद में ये क्या करता है कि जो बल्ख का बदखसा का एरिया होता है, ये बदखसा पर अधिकार कर लेता है। बदखसा पर अधिकार कर लेता है, पहला काम तो ये करता है, बदखसा पर अधिकार कर लेता है। तो नजर मोहम्मद के पास जो है केवल कौन सा एरिया रह जाता है, बल्ख का एरिया रह जाता है, बल्ख का एरिया रह जाता है। और अब वो क्या करता है, और ये अब्दुल्ला अजीज जो है ना केवल बदखसा पर अधिकार कर लेता है,
बल्क पर भी कब्जा जमाने का प्रयास करता है। ये बल्क पर भी कब्जा करने का प्रयास करता है और न केवल बल्क पर कब्जा करने का प्रयास करता है, बल्कि अब्दुल्ला अजीज जो है इसके द्वारा सीमांत क्षेत्र में अवस्थित जो कबीलाई जनजातियां हैं, सीमांत कबीलाई जनजाति को भारत के खिलाफ भड़काता है। कबीलाई जनजाति को भारत के खिलाफ भड़काता है, जिसमें रोशनिया संप्रदाय के लोग, यूसुफजाई, खट्टक, गिजलाई, अफरीदी लोग थे, खिलाफ भड़काता है। ये काम ये करता है। इसी पृष्ठभूमि में क्या होता है कि नजर मोहम्मद के द्वारा शाहजहां से सहायता मांगी जाती है। शाहजहां से सहायता मांगी जाती है और शाहजहां चाहता भी था कि जो उद्देश्य था उसका ऑब्जेक्टिव, जो कारण था उस दृष्टिकोण से वो चाहता भी था कि कोई उसको अवसर मिले तो वह बल्क का अभियान करे। शाहजहां से सहायता मांगता नजर मोहम्मद और नजर मोहम्मद की सहायता करने के लिए शाहजहां तैयार हो जाता है। और जब तैयार हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि अब मुगल सेना जाएगी यहाँ पर बल्क बदखशां पर अधिकार करने के लिए, अब्दुल अजीज को पराजित करने के लिए और नजर मोहम्मद को वहां पर फिर से स्थापित करने के लिए। ये यहाँ का प्रमुख घटनाक्रम है। तो अब शाहजहां के द्वारा क्या किया जाता है कि इसका काम क्या होगा, जब आप तैयार हो गए कि ठीक है हम आपकी सहायता करेंगे, तो मूल काम आपका क्या होगा वहां पे कि आप अब्दुल अजीज को पराजित करेंगे, बदखशां और बल्ख जीतेंगे और नजर मोहम्मद को फिर से यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो शाहजहां के द्वारा क्या किया जाता है कि इस दृष्टिकोण से वो स्वयं खुद लाहौर और काबुल आ जाता है, खुद लाहौर में और काबुल में पड़ाव डालता है, खुद लाहौर और काबुल में पड़ाव डालता है, एक तरीके से प्रेशर बनाने के लिए खुद लाहौर और काबुल में रुकता है। दूसरा, मुराद के अधीन जो उसका पुत्र है, मुराद के अधीन मुगल सेना भेजता है, मुराद के अधीन मुगल सेना भेजता है, मुराद के अधीन मुगल सेना भेजता है। और ये जो सेना का अभियान प्रारंभ होता है 1646 में प्रारंभ होता है, 1646 में प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मुराद को जो शाहजहां भेजा रहता है, ये कुछ इसको हिदायत दे के भेजा रहता है। हिदायत क्या रहती है मुराद को कि मुराद को हिदायत रहती है कि यदि नजर मोहम्मद के साथ सबसे पहले जो मुराद को हिदायत दी गई रहती है उसको आप समझ लीजिए तो परिस्थिति को आप समझेंगे। मुराद को यह हिदायत रहती है शाहजहां की तरफ से कि नजर मोहम्मद के साथ शिष्टाचार से पेश आना है, पहला शिष्टाचार से पेश आना है, पहला इसकी हिदायत यही रहती है। दूसरा इसको हिदायत दी जाती है कि यदि नजर मोहम्मद वहां पर शासक बनना चाहता है तो उसको स्थापित करना है, शासक के रूप में स्थापित करना है। और तीसरा कि नजर मोहम्मद के सहयोग से कार्य करना है, नजर मोहम्मद के सहयोग से कार्य करना है। ये शाहजहां का वहां पर मुराद को हिदायत था। शाहजहां चाहता था वो बल्क पर बहुत लंबे समय तक अधिकार नहीं चाहता था, बल्कि आपका उद्देश्य मैंने बता दिया है कि वो चाहता था कि यहाँ पर कोई ऐसा शासक हो जाए जो हमारा मित्र हो और सहायता याचना के लिए, सुरक्षा के लिए वो हमारे ऊपर निर्भर हो। तो जब हमारे ऊपर निर्भर रहेगी तो बल्क पर हमारा प्रभाव रहेगा, तो जो कांधार है, जो काबुल है, जो लाहौर है, वो हमारा पूरा जो सीमांत क्षेत्र है वो सुरक्षित रह जाएगा। लेकिन ये जो मुराद था बिल्कुल जो था अशिष्ट प्रवृत्ति का था। इसने क्या किया, बिना नजर मोहम्मद से सलाह मशवरा किए हुए ही इसने क्या किया, बल्क पर आक्रमण कर दिया, बल्क पर आक्रमण कर दिया। और बल्क पर आक्रमण कर कर क्या होता है कि जब तक अब बल्क पर इसने आक्रमण कर दिया, नजर मोहम्मद को कुछ समझ में नहीं आया। और जब नजर मोहम्मद को कुछ समझ में नहीं आया तो नजर मोहम्मद क्या करता है कि बल्क छोड़कर वो भाग जाता है। नजर मोहम्मद क्या होता है, बल्क छोड़कर भाग जाता है। और मजबूरन क्या होता है कि अब बल्क पर मुगलों को नियंत्रण करना पड़ता है, बल्क पर मुगलों को नियंत्रण करना पड़ता है, बल्क पर मुगलों को नियंत्रण करना पड़ता है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और अब चूंकि क्या था कि ऐसी स्थिति में नजर मोहम्मद भाग चुका है, शाहजहां यह भी नहीं चाहता था कि हम वहां पर प्रत्यक्ष रूप से रहें, लेकिन अब यहाँ पर तो कोई शासक ही नहीं था कि इसको बिठाएगा कौन। यहाँ पर बल्क पर तो मुगलों ने कब्जा कर लिया शाहजहां के द्वारा, लेकिन नजर मोहम्मद भाग चुका है, वो उसी को बैठाना चाहता था, वो भाग चुका है। अब्दुल अजीज को बैठा नहीं सकता क्योंकि इसने मुगल विरोध की नीति अपना ली थी, तो फिर इसको बैठाना खतरे से खाली नहीं था।
और ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जब बल्क पर ये स्थिति रहती है तो शीत ऋतु का समय शुरू होने वाला था। शीत ऋतु का अभी का समय शीत ऋतु का समय आने वाला था और शीत ऋतु का समय आने वाला था और वहां से बेसिकली क्या था कि मुराद भी वापस आना चाहता था। तो मुराद फिर क्या होता है कि वहां से वापस आ जाता है, मुराद वापस। और मुराद के वापस आने के बाद वहां पर औरंगजेब की मुख्य सेनापति के रूप में तैनाती की जाती है। औरंगजेब की तैनाती की जाती है, औरंगजेब की तैनाती। लेकिन यहाँ पर क्या था कि औरंगजेब या मुराद भी बहुत लंबे समय तक नहीं रुक सकता था और ना रुक पाया, क्योंकि यहाँ पर कठिनाइयां काफी अधिक थी। और मुगल जो चाहता था कि नजर मोहम्मद को ही यहाँ पर फिर से एक बार मित्र शासक के रूप में बैठा दिया जाए, तो नजर मोहम्मद तो भाग चुका था, अब्दुल अजीज यहाँ पर बैठाया नहीं जा सकता था। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मुगलों की सैनिक वापसी यहाँ से होनी शुरू हो जाती है, सैनिक वापसी होनी शुरू हो जाती है। यानी कि बल्क पर अधिकार करने के बावजूद भी धीरे धीरे मुगलों को सैनिक वापस करना पड़ता है, यानी कि बल्क फिर से मुगलों के हाथ से निकल जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर बल्क छोड़ा क्यों जा रहा था और बल्क में इनके सफलता व असफलता का कारण। तो बल्क अभियान का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन आप इसका दो दृष्टिकोण से कर सकते हैं। एक सैन्य दृष्टिकोण से आप कर सकते हैं, सैन्य दृष्टिकोण से। तो जब मुगल के बल्क अभियान का आप सैन्य दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यह सफल रहा, क्योंकि सैन्य अभियान का उद्देश्य क्या था, बल्क पर अभियान अधिकार कर लेना। तो सैन्य अभियान के दृष्टिकोण से यह सफल रहा, क्योंकि मुगलों ने बल्क पर अधिकार कर लिया था, बल्क पर अधिकार कर लिया था और फिर यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए रखा था। इस दृष्टिकोण से मुगलों के बल्क अभियान को असफल नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप ऑल ओवर दृष्टिकोण से बल्क अभियान का अप्रोच का मूल्यांकन करेंगे तो यहाँ पर मुगलों का यह अभियान असफल ही रहता है। क्यों असफल रहता है, तो एक तो यहाँ पर क्या थी कि भौगोलिक कठिनाइयां थी। जिस तरीके से कांधार उससे भी आगे ये, तो भौगोलिक कठिनाइयां थी, एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कठिनाइयां। दूसरा क्या था कि शीत ऋतु का समय आ रहा था और शीत ऋतु में मुगल सैनिकों के लिए कठिनाइयां बढ़ रही थी। तो मुगल इसलिए वापस चाहते थे कि यदि वहां पर बेइज्जती होकर हारे और फिर से वापस हो, इसलिए धीरे धीरे शीत ऋतु में मुगलों की वापसी होने लगी। क्योंकि वहां रहते और शीत ऋतु में यदि अब्दुल अजीज ही चढ़ाता, नजर मोहम्मद ही सैनिक लेके चढ़ाता, बाप बेटे में यदि फिर से मान लीजिए एक हो जाते तो मुगलों के लिए यहाँ कठिनाई होती और उनको पैर उखड़ते वहां से। इससे पहले मुगलों ने वापसी करनी शुरू कर दी। तो शीत ऋतु में मुगलों की वापसी हुई होती है वहां पे। तीसरा क्या है कि बार बार जो सेनापति बदला गया, बार बार मुगल सेनापति का चेंज होना, बार बार सेनापति यानी कि जो अभियान का प्रमुख था सेनापति का बदलना, यह भी जो है सो स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, क्योंकि हर एक का अपना अलग अलग होता है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि भौगोलिक कठिनाई और शीत ऋतु के आने के कारण क्या है कि मुगल सैनिकों को रसद की आपूर्ति नहीं हो रही थी, रसद की आपूर्ति नहीं हो रही थी और बिना रसद के सैनिक लंबे समय तक नहीं रह सकते, रसद की आपूर्ति नहीं हो रही थी। और उससे भी बड़ी चीजें क्या थी कि जो बल्ख की जनता थी वो नजर मोहम्मद के साथ, बल्ख की जनता नजर मोहम्मद के साथ थी, नजर मोहम्मद के साथ। जाहिर सी बात है कि जब वहां की जनता ही नजर मोहम्मद के साथ थी तो बिना जनता के सहयोग से आप बहुत लंबे समय तक वहां पर शासन नहीं कर सकते। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए शाहजहां ने क्या किया, अपने कुमुक को बल्ख से वापस आने का आदेश दे दिया। और कुल मिलाकर इस अभियान पर काफी आर्थिक खर्च आए और ये जो आर्थिक खर्च है मुगलों के राजकोष को रिक्त करने का कारण बना और मुगलों पर आर्थिक दबाव आया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बल्क अभियान शाहजहां के एग्रेसिव नीति का उदाहरण है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, एक फॉरवर्ड सोच का उदाहरण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
अब कुल मिलाकर जब मुगलों के विदेश नीति का आप मूल्यांकन करेंगे, जो शुरुआत से आपने अभी तक देखा है, तो जब कुल मिलाकर आप मुगलों की विदेश नीति का मूल्यांकन करेंगे, तो मुगलों की विदेश नीति का मूल्यांकन आपको किन चीजों को ध्यान में करना है। तो मुगलों की विदेश नीति का उद्देश्य क्या था, इनको ध्यान में रखकर आपको इनका मूल्यांकन करना है। तो मुगलों के विदेश नीति का उद्देश्य क्या था? तो साम्राज्य की सुरक्षा, और साम्राज्य की सुरक्षा का अर्थ है कि भारत की सुरक्षा, ये ध्यान में रखेंगे, भारत की सुरक्षा, साम्राज्य की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा। साम्राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, साम्राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास को विदेश नीति से जोड़ना, आर्थिक विकास को विदेश नीति से जोड़ना। तो आर्थिक विकास को विदेश नीति से जोड़ना। और तीसरा इनका लक्ष्य क्या था कि एक एशियाई शक्तियों के समकक्ष रहकर विदेश नीति, एशियाई शक्तियों के साथ समानता के स्तर पर विदेश नीति तय करना, समानता के स्तर पर विदेश नीति का निर्धारण करना, विदेश नीति का निर्धारण करना, ये मुगलों के विदेश नीति का मूल उद्देश्य था। इनका उद्देश्य यह नहीं था, मुगलों के विदेश नीति का उद्देश्य यह नहीं था, यह कदापि नहीं था, क्योंकि ये लोग आक्रमण कहीं पर करना नहीं चाहते थे। पश्चिम एशिया में आक्रमणकारी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। काबुल पर भी तब अधिकार किया, कंधार पर भी तब अधिकार किया जब उनको लगा कि भारत जो उनका साम्राज्य, उस पर खतरे उज्बेक और ईरान की तरफ से पहुंचाया जा सकता है। नहीं तो हर कोशिश की कि समानता के साथ आए, कूटनीतिक तौर पर पेश किया और साम्राज्य की सुरक्षा को प्रथम वरीयता दी। और फिर चौथा क्या था कि पश्चिमोत्तर में एक वैज्ञानिक सीमांत की प्राप्त करना, वैज्ञानिक सीमांत या सीमा की प्राप्ति। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे, यदि ऑल ओवर देखेंगे, तो मुगल अपने इस उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगभग सफल रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इन्होंने काबुल, कांधार और सिंध बलूचिस्तान को मिलाकर एक जो है सो वैज्ञानिक सीमांत प्राप्त कर लिया। हालांकि कांधार कई बार हाथ में आया, कई बार गया, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करने में सफल रहे। एशियाई शक्तियों के साथ बिल्कुल समानता के साथ व्यवहार किया उन्होंने, किसी के अधीन नहीं आए, बिल्कुल समानता के साथ। और आज भी भारत की विदेश नीति का यही है कि एशियाई शक्तियों के साथ वो समानता के साथ पेश आना चाहता है। वह चाहता भी एशियाई शक्तियां उनके साथ समानता के साथ व्यवहार करे, बड़े और छोटे का कॉन्सेप्ट नहीं। साम्राज्य के विकास को विदेश नीति से जोड़ा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंधार का जो इशू था, आपने देखा था कि 10 पॉइंट 8 पॉइंट मैंने आपके कंधार के लिए मुगल भी क्यों चिंतित रहते थे, तो उसमें आपने देखा कि उसका जो सामरिक के साथ साथ कई आर्थिक पॉइंट था। तो आर्थिक दृष्टिकोण से कंधार का मत, इसलिए मुगल उस पर कब्जा या उस पर अधिकार रखना चाहते थे। यानी कि अपने साम्राज्य के विकास को, आर्थिक विकास को विदेश नीति से हमेशा जोड़ने का प्रयास किया। और सबसे प्रमुख उनकी थी कि भारत जो उनका साम्राज्य था, क्षेत्र था, उसकी सुरक्षा उनकी प्रमुख चिंता थी, इसमें वो लगभग सफल रहे। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मुगलों ने जो कूटनीतिक तौर पर विदेश नीति अपनाई, जो सैन्य नीति अपनाई थी पश्चिमी सीमांत के मोर्चे पर, वो लगभग उनके समय में सफल रही। और उसके बाद काफी लंबे समय तक नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तो उसके कई सारे कारण थे। उत्तरवर्ती शासकों की कमजोरियां भी थी, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता है। लेकिन जो औरंगजेब के समय तक फिर पश्चिमोत्तर से कोई कठिनाई मुगलों को खास झेलनी नहीं पड़ी थी। तो इस दृष्टिकोण से आप निष्कर्ष में यही लिखेंगे कि कुल मिलाकर मुगलों की विदेश नीति जो अपने समकक्ष शक्तियों के साथ थी, वह सफल रही। क्यों रही? तो जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में वो सफल रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए कि ये जो मुगलों की विदेश नीति है, ईरान के साथ था, उज्बेक शक्ति के साथ था, वही कुल मिलाकर स्थिति आपको ब्रिटिश सरकार के समय, आपको मैंने दिखाया किस तरीके से ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान को
एक बफर स्टेट के रूप में विकसित करना चाहते थे। और अभी भी भारत सरकार का आप देखिए कि भारत सरकार पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखते हुए, मध्य एशिया की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान और ईरान के साथ बेहतर संबंधों का इच्छुक है भारत। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, इनसे क्लियर है कि प्रेजेंट स्थिति देखिए, अंग्रेजों के समय की स्थिति को देखिए और फिर मुगलों के समय की स्थिति को, ये यदि आप तुलना करना सीख जाएंगे कि कैसे मुगलों की विदेश नीति अंग्रेजों के साथ एक तरीके से कंटिन्यूटी के रूप में दिखाई देती है, और मॉडर्न इंडिया में भी वो नीति कैसे कंटिन्यूटी आधुनिक भारत में भी दिखाई देती है। तो यदि मुगलों की विदेश नीति ऐसे लिखते समय दो चार लाइन आप इंक्लूड कर देंगे उसमें कि ब्रिटिश नीति में भी हमें ये आगे चलकर ब्रिटिश नीति पर भी ये प्रभाव दिखाई देता है, वर्तमान भारतीय विदेश नीति पर जो लुक ईस्ट पॉलिसी है भारत का, जो लुक वेस्ट पॉलिसी है, उस पर भी ये नीति दिखाई देता है, खासकर अफगानिस्तान और ईरान के मामलों में, तो आपका आंसर बहुत ही मजबूत हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं निरंतरता और परिवर्तन को देखना। निरंतरता क्या है वो आप देख रहे हैं, मुगलों के समय में कुछ जो चीजें थी वो अंग्रेजों के समय में कंटिन्यू है, अभी भी भारत में कंटिन्यू है, इसको निरंतरता कहते हैं। परिवर्तन क्या हुआ है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो इतिहास में इसी निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को समझना होता है, और इतिहास इसी चीज का नाम है। मैंने पहले ही बताया था, इतिहास राजाओं महाराजाओं महारानी की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास समाज के व्यवस्था को समझने का चीज है, आर्थिक पहलू को समझने का चीज है, धर्म दर्शन को समझने का चीज है, राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन को समझने का चीज है। ये केवल अभियानों का इतिहास नहीं है, ये केवल आक्रमण का चीज नहीं है, बल्कि ये निरंतरता और परिवर्तन के चीजों को समझने का इतिहास है, और उसके कारणों को समझने का इतिहास है कि जो परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। जिसने इसको समझ लिया वो इतिहास का हो गया और इतिहास उसका हो गया। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा, और अगले लेक्चर में आपके लिए फिर जो मुगल काल में एक औरंगजेब शासक के रूप में बचे हुए हैं उसके ऊपर लाऊंगा। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार आप यदि जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप 1 साल या 2 साल का लें, और मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ऑप्शनल पेपर का जब आप अलग से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 12 मंथ का लेंगे तो मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे शंकर YT, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़ जाएंगे, अनअकैडमिक एडुकेटरों के साथ जुड़ जाएंगे। और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल इसको निरंतरता और परिवर्तन आधुनिक घटना से जोड़ जोड़ के इस वीडियो को आपको समझना है तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जब ये वीडियो रहेगा तो आप मैप एटलस देके सामने में बैठ जाएंगे, ताकि ईरान की स्थिति को, तुर्की की स्थिति को, ऑटोमन तुर्क की स्थिति को, उज्बेक की स्थिति को आप देख सकेंगे मैप पे, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं अगले सेशन में।